वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। मूल भाव, आप बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो आप वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजाज में है। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में, पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us
of our struggle for national freedom. ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया 1950 में 24 जनवरी को, जब संविधान की जो बैठक हुई थी उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और ये पूरे सिद्धांत के साथ कौन कौन इसके साथ सहमत थे? राजेंद्र प्रसाद जी सहमत थे, सी राजागोपालाचारी जी सहमत थे, जीबी पंत साहब सहमत थे, मौलाना आजाद जी सहमत थे, रविशंकर शुक्ला जी सहमत थे। तो ये है आज इतिहास। वास्तविक में अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं। बंगाल की भक्ति को सर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। मैं तर्क वितर्क नहीं कर और मैं यील्ड करना नहीं चाहता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं यील्ड करना भी ये नहीं चाहता। स्पीकर का डायरेक्शन 114 और 115 ये इतिहास को गलत करे। जब भारत अलग हो गया सर, भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बना दिया 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो मुस्लिम लीग किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था जिस 24 जनवरी 1950 की वो ये डिबेट है सर। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने आदरणीय मोदी जी को सुना, आप भी सुनने का धैर्य रखें। धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी अब मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आपने बंगाल को कभी समझा नहीं, आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमार सोनार बांग्ला लिखा। आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा। और जब कहीं आपको अमार सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमार सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, अब असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की
राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, रह गया वो आप लीजिए। हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। यही फर्क है। मैं समझ, यही। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद। क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। सेवा का माध्यम, ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। आपके साथ तो मैं नहीं करने, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है राजतंत्र और लोकतंत्र में। राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में। और आज यही हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। सर, आज अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, थोड़ा मुझे सुनिए। सभापति महोदय, मुझे हम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की बात के प्रति हमारे कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोटन हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम की चर्चा पर है। सर, विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय,